तो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हम बात कर रहे हैं। हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, और ये वही 2 शूटर हैं जिन्होंने मूसेवाला पर फायरिंग की थी। देखिए रिपोर्ट। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के सनसनीखेज हत्या मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने शूटरों के एक मॉड्यूल हेड समेत 2 मुख्य शूटरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपी वही शूटर हैं जिन्होंने मूसेवाला पर गोलियां चलाई। बताया जा रहा है ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े थे, जिनका आपराधिक इतिहास है। मूसेवाला हत्याकांड के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में कबूल किया था कि मूसेवाला को उसके गैंग नहीं मरवाया। हालांकि इसमें उसका हाथ नहीं है। बिश्नोई ये भी कह चुका था कि उसे मूसेवाला हत्याकांड के बारे में टीवी में ही देखकर पता चला। लॉरेंस बिश्नोई इन दिनों पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है। पंजाब पुलिस 14 जून को लॉरेंस को गिरफ्तार कर 1 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब ले गई थी। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दलील दी थी कि इस मामले में जांच के दौरान पता चला है लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य साजिश करता है और उससे हिरासत में पूछताछ जरूरी है। इधर भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती रैली के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिल्कुल, जुलाई से अग्निवीरों की भर्ती शुरू होने वाली है। इसके लिए क्या कुछ योग्यताएं रहेंगी, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश की रक्षा के लिए समर्पित होने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती रैली के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में भर्ती रैली के लिए सभी जरूरी जानकारी दी गई है। भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकेंगे। भारतीय सेना ने जारी की गई अधिसूचना के जरिए जानकारी दी है कि अग्निवीर भर्ती रैली के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया जुलाई 2022 से शुरू कर दी जाएगी। ये रैली अलग अलग पदों के लिए होगी। अग्निवीर के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को पहले साल 30,000, दूसरे साल 33,000 और तीसरे साल 36,500 और इसके अलावा चौथे साल 40,000 रूपए प्रति माह वेतन और भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही सेवा मुक्ति के समय सेवा निधि भी दी जाएगी। अग्निवीरों को सेना अधिनियम 1950 के तहत 4 वर्ष की सेवा अवधि के लिए नामांकित किया जाएगा। अग्निवीरों को आदेश के अनुसार थल, जल और वायु कहीं भी भेजा जा सकेगा। वहीं अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं ने भारत बंद का आह्वान किया। इस दौरान उग्र प्रदर्शन की संभावना के बीच पंजाब से लेकर हरियाणा तक पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध हो रहा है। लगातार विरोध प्रदर्शन कई राज्यों में हिंसक होते जा रहे हैं। बिहार में प्रदर्शनकारियों और छात्र संगठनों के बिहार बंद बुलाए जाने के बाद भारत बंद बुलाया गया है। इसे लेकर कई राज्यों में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने का निर्देश दिया। देश भर में अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे। हजारों की तादाद में कई राज्यों में युवा इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सेना में भर्ती के लिए शुरू की गई नई अग्निपथ योजना के खिलाफ सोमवार को भारत बंद के मद्देनजर पंजाब पुलिस को अलर्ट पर रहने का निर्देश है। साथ ही पंजाब में सभी बड़े सैन्य कोचिंग संस्थानों के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है। हरियाणा में भी सेना की अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत बंद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम दिखे। फरीदाबाद पुलिस ने कानून व्यवस्था की दृष्टि से सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित सभी तैयारियां की। सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हरियाणा के कई जिलों में भारी पुलिस बल तैनात रखा गया। इधर अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद की तस्वीर गुरुग्राम में देखने को मिली। काफी लंबा जाम दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर नजर आया। गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ भारी वाहनों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया। अग्निपथ योजना के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया गया। भारत बंद के आह्वान के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे हैं। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस चेकिंग कर रही है, जिसके चलते गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर भारी जाम देखने को मिला। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर सरहौल बॉर्डर पर यह जाम लग गया। गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। गुरुग्राम में प्रदर्शन पर धारा 144 पहले से लागू है। गुरुग्राम में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगाया है। दिल्ली से सटे इलाकों में नाकेबंदी की गई है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 14 जून को सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का ऐलान किया, जिसके तहत युवाओं को 4 साल में सेना के लिए भर्ती किया जाएगा।
योजना का देश भर में विरोध हो रहा है। साथ ही हरियाणा के सोनीपत में युवाओं ने रेल रोको अभियान का आह्वान किया था, लेकिन मौके पर कम संख्या में ही युवा पहुंचे थे। आरोप है कि कई युवाओं को पहले ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन जारी है। सोनीपत के छात्र एकता मंच द्वारा भी सोनीपत में रेल रोको अभियान किया आह्वान किया गया था, लेकिन सोनीपत के सुभाष चौक पर महज कुछ ही संख्या में स्टूडेंट और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे। सभी ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि छात्र एकता मंच के सदस्यों को पुलिस द्वारा गैर कानूनी तरीके से उठा लिया गया। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द 28 साथियों को रिहा किया जाए। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए सोनीपत के रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात रखा गया। सोनीपत में छात्र एकता मंच द्वारा आह्वान किया गया था कि सभी पहले सोनीपत के सुभाष चौक पर भारी संख्या में जुटेंगे, उसके बाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर रेल रोको अभियान शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले कि विरोध होता, महज कुछ ही संख्या में छात्र एकता मंच के सदस्य वहां पहुंचे। छात्र एकता मंच को समर्थन देने के लिए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भी कम संख्या में दिखाई दी। सभी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि योजना सिर्फ युवाओं को भटकाने के लिए बनाई गई है। इधर अग्निपथ योजना के विरोध में फतेहाबाद में युवाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर लंबा जाम देखा गया, जिससे वाहन चालकों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अग्निपथ योजना को लेकर देश में युवाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में फतेहाबाद के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन का दौर देखने को मिला। फतेहाबाद के लाल बत्ती चौक पर सैकड़ों की संख्या में युवा पहुंच गए और जाम लगाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि युवाओं का ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहा। प्रदर्शन के दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिससे वाहन चालकों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। लाल बत्ती मुख्य शहर में स्थित होने के कारण रोड जाम होने की वजह से चारों तरफ से वाहनों की एंट्री बंद हो गई। वहीं पुलिस ने दूसरे रास्ते के सहारे इन वाहनों को वहां से निकाला। युवाओं का कहना है कि सरकार ने जो योजना शुरू की है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे में जब तक अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया जाता तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। युवाओं ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते हुए कहा कि पिछले 2 सालों से वो सेना की कोई भी भर्ती न निकाले जाने से परेशान हैं और अब एक नई योजना शुरू कर दी है। इस योजना के तहत उन्हें 4 साल नौकरी करने के बाद वापस घर भेज दिया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान 3 एम्बुलेंस भी गुजरी। जब एम्बुलेंस वहां से गुजरी तो युवाओं ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया, जिसकी वजह से एम्बुलेंस संचालकों ने भी राहत की सांस ली। उधर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 24 घंटे के अंदर 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच कुलगाम, कुपवाड़ा और पुलवामा में मुठभेड़ हुई थी, जहां पर ये आतंकी मारे गए। कश्मीर में 24 घंटे के अंदर सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के बीच तीसरी मुठभेड़ हो गई। ताजा मामला पुलवामा का है। यहां हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। कश्मीर जोन की पुलिस ने बताया कि पुलवामा के चटपुरा इलाके में मुठभेड़ हुई थी। कश्मीर जोन की पुलिस ने बताया कि इलाके में सर्च अभियान जारी है। बता दें कि इससे पहले रविवार को कुलगाम और कुपवाड़ा में हुए 2 एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया था। तीसरी मुठभेड़ रविवार देर रात हुई। इससे पहले 2 दहशतगर्द कुपवाड़ा और 2 कुलगाम में मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि एनकाउंटर में मारा गया एक दहशतगर्द लश्कर तैयबा का मेंबर है, जो कि पाकिस्तान का रहने वाला था। वो प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था। कश्मीर के आईजी ने कहा कि जब सुरक्षा बल अभियान के तहत ठिकानों की तलाशी ले रहे थे तो आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों की टुकड़ी पर फायरिंग कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। अलग अलग 2 मुठभेड़ों में 4 आतंकवादी मारे गए। इससे पहले सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान जम्मू के स्कूल की एक शिक्षक रजनी बाला की हत्या करने वाले 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। देश में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना मामलों की अगर बात करें तो 12,000 से ज्यादा केस सामने आए। बीते 7 दिन में ही 66,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। देश में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। 24 घंटे के दौरान 12,781 नए संक्रमित मिले। 18 मरीजों की मौत हो गई। अभी 76,700 का इलाज जारी है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा 4,004 मरीज मिले। 3,376 नए संक्रमितों के साथ केरल दूसरे नंबर पर है। देश में एक दिन पहले ही 12,899 केस मिले थे, जबकि उससे पहले 13,216 केस मिले थे। 7 दिन में 66,000 से ज्यादा कोरोना केस आ चुके हैं। देश में एक्टिव केसों की संख्या कुल मामलों में 0.18% बनी है। डेली पॉजिटिविटी रेट 4.32% है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी की दर 2.62% है। टीकाकरण को लेकर गठित राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के प्रमुख NK अरोड़ा ने कहा है कि देश में 90% रोगी अभी खुद को असुरक्षित नहीं मान रहे।
इसमें अधिकांश को ये तक नहीं पता कि वो किसी मर्ज से ग्रसित हैं। सिर्फ 10% लोग ही परेशानी और संक्रमण के जोखिम को समझते हुए एहतियाती खुराक ले रहे हैं, कोविड सतर्कता नियमों का पालन कर रहे हैं। आइए बात करेंगे हिमाचल को लेकर। साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्शन मोड में आ चुकी है। अगले कुछ महीनों का रोडमैप कांग्रेस की ओर से तैयार कर लिया गया है, आप भी देखिए। हिमाचल कांग्रेस की राजीव भवन शिमला में मैराथन बैठकें हुई हैं। कांग्रेस के महासचिव और हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला हाईकमान द्वारा गठित 8 कमेटियों के साथ बैठकों में संगठन के काम की समीक्षा करने पहुंचे। इस दौरान सभी कमेटी चेयरमैन बीते 1 महीने के दौरान किए गए विभिन्न कामों की रिपोर्ट प्रदेश प्रभारी को सौंप रहे हैं। बैठकों में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। प्रदेश प्रभारी के साथ हुई बैठक में कांग्रेस ने अगले 5 से 6 महीने का रोडमैप तैयार किया। इस दौरान सभी कमेटी को अगले 1 महीने में टास्क दिए गए, जिस पर कमेटी को काम करना है। बता दें, कांग्रेस हाईकमान में अप्रैल के आखिरी हफ्ते में प्रदेश में चुनाव प्रचार समिति, इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी, कैंपेन कमेटी, चुनाव प्रबंधन समिति, समन्वय कमेटी, प्रचार प्रसार कमेटी जैसी कई कमेटियों का गठन किया है। सभी कमेटी को हाई कमान ने टारगेट दिया है। सभी कमेटियां अपने अपने स्तर पर प्रचार को धार देने में जुटी हैं। हिमाचल में इस साल के आखिर में चुनाव हैं और कांग्रेस इस बार एक्टिव हो चुकी है। चलिए बात हमीरपुर की, जहां पर बीजेपी का त्रिदेव सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में हिमाचल चुनाव को लेकर मंथन किया गया। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर भी पलटवार किया। हमीरपुर संसदीय सीट का बीजेपी त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन दोसड़का पुलिस ग्राउंड में किया गया। बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा विकास कौशल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसमें शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। त्रिदेव सम्मेलन हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा क्षेत्रों के बूथ पालक, बूथ अध्यक्ष और बूथ पोलिंग एजेंट के 6000 कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया। हमीरपुर सीट के 17 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता इस त्रिदेव सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। चुनावी साल में हमीरपुर संसदीय सीट का ये पहला बड़ा सम्मेलन आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस दौरान नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर निशाना साधा। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री कांग्रेस में निराशा के चलते बौखलाहट में हैं। वो सार्वजनिक मंच से तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस हाशिए पर है और नेता प्रतिपक्ष परेशानी की वजह से बौखलाहट में। हिमाचल के कांगड़ा के बैजनाथ में हादसा हुआ, जहां जीप और बाइक एक गड्ढे में जा गिरी। हादसे में 4 लोग घायल हुए। देखिए। बैजनाथ महाकाल सड़क मार्ग गणेश बाजार में रेलवे फाटक के समीप बन रहे रेलवे ओवरब्रिज के काम में आज सुबह 5:30 बजे एक जीप और बाइक गड्ढे में गिर गई। मिली जानकारी के अनुसार ये जीप सब्जी मंडी बैजनाथ जा रही थी कि एक बाइक वाला भी बीच में आ गया और दोनों अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गए। जीप में सवार 3 लोग और बाइक सवार घायल हैं। रेलवे ओवरब्रिज के लिए की गई खुदाई का काम चल रहा है। सब्जियों से लदी एक जीप और एक बाइक सवार ढांक पर जा गिरा। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जीप में सवार लोगों को आंशिक चोटें आईं, जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल बैजनाथ में भेजा गया है। गौरतलब है कि रेलवे विभाग की ओर से खोदे गए गड्ढे में बरसात का पानी होने के कारण एक बड़ी दुर्घटना होने से बाल टल गई। लोगों का कहना है कि यहाँ पर ओवरहेड ब्रिज बनने की जरूरत नहीं थी। ऊपर से काम बरसात में शुरू किया, जिससे सड़क धंसनी शुरू हो गई और इससे आसपास के घरों को भी एक चिंता सताने लगी। प्रशासन को चाहिए कि वो इस मार्ग को बंद करे। 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। उससे पहले चरखी दादरी में प्रशासन ने तैयारी कर ली है। योग दिवस से पहले चरखी दादरी में मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया गया। कल देश भर में योग दिवस मनाया जाना है। इसे लेकर तैयारियां भी चल रही हैं। हरियाणा के चरखी दादरी में इसे लेकर तैयारियां हो रही हैं। योग दिवस पर सांसद धर्मवीर, नैना चौटाला और विधायक सोमवीर सांगवान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल होंगे और योग करेंगे। 21 जून को चरखी दादरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर नई अनाज मंडी में उपायुक्त श्यामलाल पुनिया और सीटीएम ने योग स्थल का निरीक्षण किया, योग किया, मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अधिकारियों ने योग ट्रेनिंग ली। योग परीक्षक विकास राणा ने बताया कि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उस दिन करोड़ों लोग एक साथ योग अभ्यास करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में योग तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत सी बीमारियों से छुटकारा सिर्फ योग से मिल सकता है। योग दिवस को लेकर हरियाणा में
सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 21 जून को चरखी दादरी में हजारों लोग योग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की फुल रिहर्सल की गई है, जिसमें हमारे माननीय उपायुक्त महोदय जी, नगराधीश महोदय जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक चंडीगढ़ पहुंचे। इस दौरान अग्निपथ पर बोलते हुए कहा कि जरूरत है तो इसमें बदलाव होना चाहिए और गुणवत्ता के आधार पर इसका विचार करना चाहिए। चंडीगढ़ में उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक चंडीगढ़ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे प्रदर्शन पर उन्होंने कहा, अगर जरूरत है तो इसमें बदलाव होने चाहिए और गुणवत्ता के आधार पर इसका विचार करना चाहिए। इसका रास्ता बैठकर चर्चा करने से होता है। जिस प्रकार से प्रदर्शन हो रहा है, इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश लगती है। हमारा लोकतंत्र शायद थोड़ा दूषित हो रहा है और अधिक दूषित न होकर सुधारा जा सकता है। इस भूमिका में काम करना है तो लोगों के सामने आदर्श रखने होंगे और आदर्श लोगों को दिखने चाहिए, बोलने के लिए मिलने चाहिए। ऐसा यदि करना है तो निश्चित तौर पर यदि संस्मरण लिखे जाते हैं तो उसका लाभ हो सकता है। वहीं पूर्व राज्यपाल ने पेट्रोल डीजल के हालात पर कहा, केंद्र सरकार की तरफ से आम लोगों को फायदा देने के लिए पेट्रोल पर वैट ड्यूटी घटाई गई है, लेकिन कुछ और बीजेपी शासित राज्य उसका फायदा जनता को नहीं दे रहे हैं। ये ठीक नहीं है। वहीं यमुनानगर के सरहुरा से अवैध खनन का मामला सामने आया। यहां खनन के बाद इलाके में झील बन गई है, तो पानी जमा होने से किसानों की जमीन पर खतरा भी पैदा हुआ। के देखते हैं। यमुनानगर जिले में अवैध खनन का खेल बदस्तूर जारी है। ताजा तस्वीरें रंजीतपुर के धनौरा गांव के स्टोन क्रेशर से सामने आई, जहां नियमों को ताक पर रखकर अवैध माइनिंग का खुला खेल खेला जा रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब शिकायतकर्ता ने खनन और भूतत्व विभाग पंचकुला के निदेशक को इस बारे में शिकायत भेजी। हालांकि खनन विभाग की टीम ने मौके पर जाकर स्टॉक का जायजा लिया, लेकिन ये नहीं बताया कि आखिर स्टॉक है कितना और क्या ये वैध है या अवैध। ड्यूटी यहाँ स्टॉक के रिगार्डिंग आया हूँ मैं, और मैंने वो देख लिया, जितना है चेक करके मैं रिपोर्ट कर दूँगा, बस इतना। जो मतलब दिख रहा है वो मैंने रिपोर्ट कर दूँगी। वो मतलब क्या इस मामले को लेकर जब खबरें अभी तक ने जिले के डीसी पार्थ गुप्ता से सवाल किया तो उन्होंने इस मामले को लेकर विभाग के पाले में अपनी गेंद डाल दी। जो संबंधित विभाग है उसको निर्देश देके जाते हैं, इसमें शिकायत प्राप्त होती है। सर, अक्सर जो शिकायतकर्ता होते हैं वो कहते हैं कि माइनिंग अधिकारी आते तो हैं लेकिन वह समय लगातार हो रही बरसात के कारण बाढ़ की हालात हो गई है, जिसके चलते भारतीय सेना लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही है। असम में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है, जिससे 33 जिलों में प्रभावितों की संख्या बढ़कर 42,28,000 हो गई है। इस साल के मौजूदा बाढ़ में 5 दिनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। इसके साथ ही इस साल की बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 71 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 3 बच्चों सहित 9 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि बाढ़ की पानी में डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य भूस्खलन में मारे गए। कछार जिले में 3 मौतें हुई, बारपेटा में 2 लोगों की मौत हुई। इसके बाद बजली, कामरूप, करीमगंज और उदलगुरी जिलों में 1-1 मौत हुई। डिब्रूगढ़ से 4 लोग, जबकि कछार, भोजोई, तामिलपुर और उदलगुरी जिलों में 1-1 लापता है। बारपेटा सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है, जहां 12,76,000 लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। दराग में करीब 4 लाख लोग बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं, जबकि नगांव में 3,64,000 से ज्यादा लोग बाढ़ के कारण पीड़ित हैं। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने अब सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है, क्योंकि स्थिति बदतर होती जा रही है। चलिए 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। खबरों में अपडेट के लिए आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।